इस बार आप लोगों को पहले से ही पता है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली मुलाकात हमें ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन को ऑफिशियली 30 अप्रैल को बुलाया था। और 30 अप्रैल को जब हम लोग मिले थे तो बहुत डीप डिस्कशन हुआ था उस समय, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर, बेसिक सैलरीज, फिटमेंट फैक्टर के मुद्दे पर, और टीए, डीए, एचआरए, इन सारे मुद्दों पर कुछ हमने नए प्रपोजल्स भी रखे थे। जैसे रखा था हमने आशा, यानी जो एक आशा एडवांस सेटलमेंट अलाउंस करके हमने रखा था, और एक डिजिटल अलाउंस हमने 3,000 रुपये महीने का हर कर्मचारी को डिजिटल अलाउंस दिए जाने की एक वकालत की है हमने इस बार पे कमीशन में। तो बहुत सारे सीएल को, ईएल को, एचपीएल को, मेडिकल को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को, इन सभी मुद्दों पर हमने विस्तार से बात करी थी। विश्वनाथ जी नमस्कार, अजय भैया नमस्कार। तो आज मैं बात करता हूं कि पे कमीशन से शुरुआत करते हैं। 30 अप्रैल को हमारी जो पहले बैठक हुई थी पे कमीशन के साथ, वो एक जो कॉमन एजेंडा था कर्मचारियों का, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे दूसरे ऑफिसर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, किसी डिपार्टमेंट के हों, उन सबको लेकर के हमने बात की थी। वो 30 अप्रैल को बात की थी। अभी जब 7 अगस्त को जो हमारी बैठक थी, जो परसों हमारी बैठक थी, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। शशांक जी पूछ रहे फिटमेंट फैक्टर कितना होने का अनुमान है। मेरी वाल पर लोग बहुत अनाप शनाप लिखते हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, और मतलब देखिए, डिमांड तो आप कितनी करते रहो, डिमांड के पीछे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिमांड की वैलिडिटी, डिमांड की रिलायबिलिटी। तो वो डिमांड जिसमें रिलायबिलिटी है, जिसमें वैलिडिटी है, उस डिमांड का करने से फायदा है। विदाउट वैलिडिटी, विदाउट रिलायबिलिटी, कुछ भी बोलते रहने से ऐसा नहीं होता कि कुछ मिल जाता है। मैं उस पर बात करूंगा। चक्का जाम कीजिए सर, हिमांशु जी कह रहे हैं चक्का जाम करिए। हिमांशु जी, अभी हम 6 सितंबर को नई दिल्ली में देश भर के राज्य स्तरीय संगठनों, राष्ट्र स्तरीय संगठनों के मुखियाओं को बुला रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है या आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है, तो मैं सभी से अपील करता हूं कि 6 सितंबर को दिल्ली में आइए, और जिसको जिसको चक्का जाम करना है आइए, उस रणनीति पर बात करते हैं। चक्का जाम करना है, हड़ताल करना है, अनशन शुरू करना है, हंगर शुरू करना है, हंगर स्ट्राइक करनी, जो भी करना है, लेकिन आइए सारे लोग मिल करके करते हैं। ये नहीं कि हम कुछ कहें और आप घर में बैठ करके आप बोलो कि पटेल जी चक्का जाम करो, चक्का जाम करो, और हम चक्का जाम करने पहुंच जाएं और आप घर में मलाई खा रहे हैं मजे से। ऐसे चक्का जाम नहीं होता है। ज्यादातर बोलने वाले, लिखने वाले, वो कभी आते नहीं किसी प्रोटेस्ट में। वो चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हो, और फिर बताएंगे कि ये सरकार फलानी है, ढमकानी, ये सुनती नहीं है। आपको ढंग से खुद सुनाना नहीं आता है। आप चाहते हैं कि दूसरों के कंधे पर बस वो जो है हड़तालें हो जाए, दूसरों के कंधे पर बस चक्का जाम हो जाए, दूसरे को कंधे पर दूसरों का नुकसान हो जाए और आप खुद घर में बैठे रहो। पहले ये तय कर लो, अगर आपको वास्तव में लड़ना है, इस सरकार से लेना है, तो आपको भी उस मैदान में कूदना पड़ेगा। अभी मैं बात करूंगा, सबसे पहले अभी मैं थोड़ा कमेंट्स की तरफ नहीं जाऊंगा। अभी मैं बात करूंगा कि अभी हमने बात क्या की है। 30 अप्रैल को हमने 13 पॉइंट एजेंडा पर हमने कंसेंट दी थी, जो एनसीजेसी में यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने जो डिमांड रखी थी, उसमें फिटमेंट फैक्टर पहली पोजीशन पे था। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर एनसीजेसीएम ने रखा था। तो हमने उस पर अपनी कंसेंट दी थी कि वी आर एग्री विद दिस जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर 3.83 फॉर ऑल एंड एवरी एम्प्लॉय। तो वो तो हमारा मसला ही खत्म हो गया कि हमने जब 3.83 पर कंसेंट दे दी तो उस पर बात आगे करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वही हमारी तरफ से फाइनल है। दूसरी बात है कि हमने 7% का इंक्रीमेंट हर साल रखा था। वो इसलिए रखा था क्योंकि अब डियरनेस अलाउंस बहुत कम बढ़ता है। पिछले पे कमीशन में जब पे कमीशन लागू हुआ था उस समय डियरनेस अलाउंस 125% था। तो 125% का मतलब अगर डीए को बेसिक में मर्ज कर देते तो 2.25 फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी इंडोर्स था। 2.25 ऑलरेडी इंडोर्स था, मतलब बिना किसी मतलब लाभ के, बिना किसी हानि के 2.25 तो ऑलरेडी था। तो मिला हमें 2.57। तो आप देखिए 2.57 में कितना हुआ, 25 और 7 32%। तो 32% का
दिख रहा है, लेकिन जब आप उसे कुमुलेटिव जाएंगे, पूरा उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी मुश्किल से वो 24% के आसपास तक पहुंचता है, जिसमें हमें बेनिफिट मिला था। बहुत सारे लोग मेरे 2.1 के फिटमेंट फैक्टर को समझ नहीं पाते हैं और अनाप शनाप उस पर लिखते हैं। मैं आपको केवल 2.57 से कंपेयर करके बता रहा हूं अभी कि पिछली बार का जो 2.57 था, अगर इस बार विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस 2.1 भी मिल जाए तो वो 2.57 से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2.1 मिलेगा। हमारी डिमांड 3.83 की है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन आप समझिए कि 2.1 विल बी मच बेटर देन प्रीवियस 2.57। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिखे, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बड़ा बना दिया और तमाम चीजों को उसमें अगर सरकार ने ऐड कर दिया कि नहीं, आपके एचआरए को भी उसी में जोड़ दिया, आपके टीए को भी पहले जोड़ दिया और फिर ये फिटमेंट फैक्टर दिया, तो बचे हुए फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो अभी जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि 7 अगस्त को जो हमारी बैठक हुई है उसमें हमने स्पेशली टीचिंग कम्युनिटी की बात की है। टीचर्स के मुद्दों को लेकर के हम गए थे, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे साथ उस डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश से जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष है श्री अंकुर त्रिपाठी विमुक्त जी, और प्रदेश मंत्री जो बनारस जोन के भी प्रेसिडेंट हैं श्री अमित कुमार पांडे जी, वो भी हमारे साथ डेलीगेशन में मौजूद थे। और दिल्ली से प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच है, उसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप डागर जी हमारे साथ में थे, और हमारे हमकदम विनोद यादव जी जो कि हमारे दिल्ली ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ डेलीगेशन में मौजूद थे। हम टोटल 5 लोग डेलीगेशन में गए थे। हालांकि 5 लोगों को जो आमतौर पर अलाउ नहीं करता है पे कमीशन केवल 2 लोगों को बुलाता है, लेकिन ये आप सब लोगों के भरोसे, आप लोगों के सहयोग और एक इस संगठन को बड़ा मान्यता, कहते हैं कि ना सरकार में भी एक मान्यता जैसी मिलने की स्थिति, उन सारी वजहों के चलते पे कमीशन ने हम 5 लोगों को डेलीगेशन में अलाउ किया और वहां पर अच्छी खासी बैठ करके बातचीत हुई। तो इस बार जो 7 अगस्त को हमने जो टीचर्स के मुद्दे रखे, वो सबसे पहला मुद्दा हमने ये रखा है कि टीचर चाहे प्राइमरी का हो, टीचर चाहे माध्यमिक का हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हो या किसी और संस्थान का हो, टीचर का रिटायरमेंट, टीचर की नौकरी की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए। उसके पीछे है एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन, हमारा उस ध्येय वाक्य, वो हमने डिमांड रखी है कि टीचर चाहे कोई भी हो, छोटी क्लास का हो, बड़ी क्लास का हो, कोई भी हो, अगर डिग्री कॉलेज के टीचर्स का रिटायरमेंट 65 साल की उम्र में है तो वो प्राइमरी के टीचर का भी, माध्यमिक के टीचर का भी, एडेड का भी, नॉन एडेड का भी, सेमी गवर्नमेंट का भी, प्योर गवर्नमेंट का, सभी का 65 साल ही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। सीएल, ईएल या एचपीएल या मेडिकल लीव रूल्स सबके एक जैसे होने चाहिए। ये ना हो कि बिहार का टीचर 25,000 बेसिक पाता है प्राइमरी का, यूपी का 35,400 बेसिक सैलरी लेता है, दिल्ली का 35,400 लेता है, गुजरात का 20,000 लेता है। ये एनोमलीज नहीं होनी चाहिए। बेसिक पे स्ट्रक्चर पूरे देश के सभी शिक्षकों का, सभी कर्मचारियों का एक जैसा होना चाहिए। जो जिस लेवल का कर्मचारी है उस लेवल में जितने भी ग्रेडिंग्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबका पे स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड थी कि सभी टीचर्स का एक जैसा पे स्केल करना चाहिए। प्राइमरी के जहां कहीं भी टीचर्स हैं, केंद्र सरकार ये तय करे कि राज्य सरकारें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगी। कम से कम बेसिक जो पे है, डियरनेस अलाउंस है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये जो इन फैसिलिटीज को इक्विवेलेंट करेंगी। तो ये तो हमारी पहली डिमांड थी। एक हमने उसमें और डिमांड किया है कि खास करके यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग ही उन पर लागू होती है। लेकिन होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून निकाल देता है, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स तक या उन्हें यूनियन टेरिटरीज तक पहुंचने में, इंडोर्स होने में, इम्प्लीमेंट होने में कई बार तो कई साल लग जाते हैं, कई साल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया गया था और वो 30 सितंबर 2025 को बंद कर दिया गया था। जितने लोगों को जाना था उतने लोग चले गए। अब केंद्र शासित प्रदेशों ने उसको इंडोर्स तो कर लिया, किसी ने उसे अप्रैल में ही कर लिया, किसी ने मई में किया, किसी ने जून में किया, किसी ने जुलाई में किया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया का मतलब कि पेपर तो भर के दे दिया कि लो भैया हम यूपीएस में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वो प्रोसेस हुआ ही नहीं, ओपन ही नहीं हुआ, एक्टिवेट ही नहीं हुआ। फलता क्या हुआ कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कर्मचारी जिन्होंने ऑप्शन फार्म दे दिया भर करके, लेकिन उनके साथ यूपीएस वाला व्यवहार भी नहीं हो पाया और वो रिटायर हो गए और उन्हें रिटायर हुए 1-1 साल हो गया है। हमारी दिल्ली में ही कम से कम 8 टीचर जिनसे मैं व्यक्तिगत मिला हूं वो एनपीएस में रिटायर हो गए हैं। उन्हें ना एनपीएस से पेंशन मिल रही है, ना ही उन्हें यूपीएस से पेंशन मिल रही है। अब आप बताओ कि पहले जो भूखा आदमी है जिसको कोई पेंशन ही नहीं मिल रही और उसको 1 साल हो गया, उसके लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? तो उसके लिए हमने अपील की थी कि अगर उन लोगों ने यूपीएस ऑप्ट कर लिया है तो कम से कम उन्हें यूपीएस का बेनिफिट तो शुरू कर दो, ये शुरू हो जाए। तो ये तभी शुरू हो पाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कानून को डे 1 से यूनियन टेरिटरीज में इंडोर्स कर लिया जाए। इसके साथ एक चीज और जुड़ी है, वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाता है एम्प्लॉइज के बारे में और उसकी पॉलिसी किसी स्टेट्स में, जैसे सपोज दैट कि एनपीएस में कोई बदलाव किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एनपीएस ही यूपी में लागू है, एनपीएस ही एमपी में लागू है, एनपीएस जहां कहीं भी लागू है, उस एनपीएस में हर जगह ऑटोमेटिक बदलाव हो जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड थी, ताकि किसी कर्मचारी को अलग से, हमारे पास सैकड़ों फोन आते हैं मध्य प्रदेश से, बिहार से, वो कहते हैं कि सर हमारे प्रदेश में यूपीएस लागू करवा दीजिए। उत्तर प्रदेश से फोन आते हैं, वो कहते हैं कि हमें यूपीएस लागू करवा दीजिए क्योंकि हमारा रिटायरमेंट हो चुका है और एनपीएस से हमने पेंशन ली नहीं है, हम कब तक जिंदा रहेंगे हमको ही नहीं पता है। तो ये समस्याएं हैं कि पहले उन्हें कुछ तो बेहतर मिले, कि भूखे सोना ना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि पहले उन्हें यूपीएस का लाभ मिल जाए। हम यूपीएस की कोई वकालत तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो आदमी इंपॉर्टेंट है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको पहले कुछ मिल जाए। बाकी हमारी लड़ाई ओपीएस की वो चलती रहेगी जब तक कि ओपीएस के सारे लाभ, सारे बेनिफिट, सारे प्रोविजंस हमें नहीं मिल जाते। तो एक तो बात ये थी। फिर टीचर्स के लिए हमने, जैसे किसी स्टेट में 12 सीएल है, किसी में 14 सीएल है, किसी कहीं 8 ही सीएल है, तो वहां हमने एक डिमांड की है कि टीचर, चूंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि हर टीचर कम से कम 45 घंटे एक हफ्ते में टीचिंग करता है और उस 45 घंटे में उसका प्रिपरेशन टाइम भी शामिल है। तो 45 घंटे प्रिपरेशन टाइम के साथ अगर आप देखते हैं तो 6 घंटे का तो स्कूलिंग होता ही होता है और वो कम से कम 6 डेज जाता है। तो 6×36 तो ऐसे हो गया और बाकी प्रिपरेशन टाइम मिलाकर के जब आप देखते हैं तो वो 48 घंटे बैठता है जाकर के। जबकि एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो 5 डेज वर्किंग में जाता है, 5 दिन हफ्ते में काम करता है और 8 घंटे एक दिन में बिताता है। तो 8 पंचे 40, वो करता है 40 डेज। 40 डेज करता है, उसे हफ्ते में 2 छुट्टी मिलती है। हमारा टीचर 48 घंटे काम करता है, हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है। और ऊपर से तोहमत यह है कि टीचर को वेकेशनल स्टाफ माना जाता है। वेकेशनल स्टाफ माने जाने की वजह से क्या होता है कि उसको 30 ईएल भी नहीं मिलती। यूपी में तो केवल 1 ईएल मिलती है, हमें टीचर्स ने बताया। दिल्ली में 2018 के बाद से 10 ईएल का प्रावधान शुरू किया गया, क्योंकि यहां पहले एचपीएल मिलती थी। तो हमने वहां पर यह डिमांड रखी है कि टीचर्स को भी 5 डेज अ वीक दिया जाए। भाई यूनिवर्सिटी में 5 डेज अ वीक हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में 8 यूनिवर्सिटीज है, सभी में 5 डेज अ वीक है, तो टीचर्स को क्यों नहीं दिया जा सकता? टीचर तो एक जैसा है। ये हमारी दूसरी डिमांड थी कि 5 डेज अ वीक किया जाए। ये हमारी सेकेंड डिमांड थी, ताकि वो भी, उसको भी रिलैक्सेशन मिल सके, वो भी अपने परिवार के लिए समय निकाल सके। दूसरी बात, जो वेकेशनल स्टाफ की बात करते हैं, वेकेशनल स्टाफ तो हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी सैटरडे संडे बंद रहते हैं। वेकेशनल स्टाफ है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, सर्दी की छुट्टियां होती हैं, ऑटम का ब्रेक होता है, वो भी वेकेशनल स्टाफ है। लेकिन हमारे साथ ये ज्यादा ज्यादती होती है। तो हमने उसमें ये कहा है कि अगर आपको वेकेशनल स्टाफ से दिक्कत है तो हमें नॉन वेकेशनल कर दीजिए,
लेकिन हमें सैटरडे संडे छोड़ दीजिए और हम भी 40 घंटे ही, सॉरी मतलब 45 घंटे ही वर्क कर रहे हैं, तो हमें नॉन वेकेशनल घोषित कर दीजिए। 30 CL दीजिए और 14 CL और 20 मेडिकल हर साल। ये हमारी डिमांड है उसमें टीचर्स के लिए। दूसरी एक और खास डिमांड है टीचिंग कम्युनिटी के लिए, जैसे जो सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है, 6ठी से 12वीं तक के जो स्कूल हैं, दिल्ली में खास करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 22 साल तक, 23 साल तक, 24 साल तक टीचर का प्रमोशन ही नहीं होता। TGT पे ही रिटायर हो जाते हैं। तो ये स्थिति है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उनके लिए हमने बात की है कि टीचिंग कम्युनिटी में भी, जैसे आप CSS में जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज है, टाइम बाउंड आप 5 से 6 साल में प्रमोशन देते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम कराते हैं, लोग असिस्टेंट पे लगते हैं, 4200 ग्रेड पे शुरू करते हैं और 20 साल में वो डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं। आप सोचिए कि कितना प्रमोशन का लाभ मिलता है। लेकिन एक टीचर 4200 पे लगा है तो वो 4600 पे रिटायर हो जाता है, 30-34 साल की 35 साल की नौकरी करता है। तो उसको लेकर के हमने एक नई पोस्ट क्रिएट करने की डिमांड की है कि चूंकि हमारे यहाँ क्या है कि वाइस प्रिंसिपल 5400 ग्रेड पेपर होता है और प्रिंसिपल 7600 ग्रेड पेपर होता है, तो बीच में 6600 जो ग्रेड पे है वो मिसिंग है। तो हमने ये डिमांड रखी है कि वाइस प्रिंसिपल को अपग्रेड किया जाए 6600 के पे ग्रेड पर, वो अपग्रेड हो जाएगा तो वाइस प्रिंसिपल जो 5400 ग्रेड पे थी वो खाली हो जाएगी। 5400 ग्रेड पेपर एक नई पोस्ट क्रिएट की जाए और उसका नाम रखा जाए हेड ऑफ द सब्जेक्ट। हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिर डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का हो जाता है। तो हमने वहां पर हेड ऑफ द सब्जेक्ट की बात की है कि एक नई पोस्ट क्रिएट की जाए और जहां 50 टीचर्स है वहां कम से कम 3 वाइस प्रिंसिपल हों और 50 के बाद अगर 15 टीचर और होते हैं यानी 65 टीचर होते हैं तो वहां पर 4 वाइस प्रिंसिपल हों और अगर 65 की बजाय फिर अगर 65, 5, 70 और 10, 80 टीचर होते हैं तो फिर वहां पर 5 वाइस प्रिंसिपल हों, यानी हर 15 टीचर्स के ऊपर फिर एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट क्रिएट की जाए। तो इस तरीके से प्रमोशन की चीजें खुल सकती हैं, प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं और इसी फार्मूले को हर जगह लागू किया जाए, इसमें दिक्कत ही नहीं है कोई, हर जगह लागू हो सकता है ये फार्मूला। तो ये हमने डिमांड रखी उसमें शिक्षकों के लिए। और एक जो खास डिमांड है वो दिल्ली के टीचर्स के लिए है बेसिकली, क्योंकि हमारे साथ यूपी के टीचर्स का डेलीगेशन भी था जिसमें अंकुर त्रिपाठी विमुख जी और अमित पांडे जी थे। उन्होंने भी अपनी पे कमीशन में हमारे साथ में बातें रखी जो यूपी के, स्पेशली यूपी की बातें थी। तो उसमें हमने एक बात ये रखी है कि यूनियन टेरिटरीज में हेल्थ स्कीम्स चलती हैं, जैसे दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चलता है। दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चलता तो है, लेकिन जितने भी कोड होते हैं जो ट्रीटमेंट्स लेते हैं हॉस्पिटल्स में, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें ट्रीटमेंट लेते हैं, वो कोडिंग व्यवस्था CGHS की यूज करते हैं। वो जो बिल का जो प्रावधान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने वहां पर एक डिमांड रखी है कि इन ड्यूरिंग सर्विस कैशलेस व्यवस्था होनी चाहिए मेडिकल की, और कैशलेस होने के साथ साथ जब रिटायरमेंट हो किसी कर्मचारी का तो उससे एक विकल्प मांगना चाहिए कि आपको DGHS चाहिए या फिर CGHS चाहिए। अगर उसे CGHS चाहिए तो उसे CGHS दे दिया जाए, क्योंकि ऐसा दानिश और दानिश अफसर और आगमुट कैडर वालों के साथ ऐसा होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे क्या होगा, जो आदमी कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, कोई हिमाचल का है, कोई हरियाणा का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई उत्तराखंड का है, जो लोग यूनियन टेरिटरीज में नौकरी करते हैं वो कम से कम रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन वापस जा सकते हैं और मेडिकल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अपने होम टाउन में अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये डिमांड भी रखी है कि आफ्टर द रिटायरमेंट एवरी टीचर, एवरी एम्प्लॉय ऑफ यूनियन टेरिटरी शुड बी आस्क्ड टू ऑप्ट आइदर CGHS और DGHS और पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी हेल्थ स्कीम। ये हमने एक डिमांड रखी है। फिर उसमें लास्ट में एक बात वही आ जाती है कि पेंशन तो सबसे बड़ा मुद्दा है। पेंशन पर जैसे ही बोलने की बात आती तो पहली बार चूंकि जो सेक्रेटरी साहब थे, मेंबर सेक्रेटरी साहब श्री पंकज जैन जी IAS, उन्होंने बोला नहीं इस पर तो पहले ही बहुत बात हो चुकी है, अब चीजें रिपीट नहीं होंगी। हमें पता है आपका इस पर क्या आइडिया है और क्या आपने आइडिया दिया था, लेकिन वो मैं आइडिया आप लोगों से शेयर करूंगा कि हमने क्या आइडिया दिया था। जब पिछली बार हम 30 अप्रैल को पे कमीशन के साथ बैठे थे आधिकारिक रूप से डिस्कशन के लिए,
तो पे कमीशन ने एनपीएस और यूपीएस और ओपीएस तीनों पे एकदम पहले ही मुझे क्लियर कट बोला कि देखिए पे जो एनपीएस है स्क्रैप नहीं हो सकता। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो आप ये बताओ कि आपकी जो डिमांड क्या है और कैसे फुलफिल हो सकती है। तो हमने उसमें 2-3 बातें रखी थी। पहली बात हमने ये रखी थी कि जब 30 मार्च 2021 का जो अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि अगर किसी कर्मचारी की ड्यूरिंग सर्विस, वो चाहे रिटायरमेंट से 1 दिन पहले या रिटायरमेंट वाले दिन या रिटायरमेंट से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले या ज्वाइनिंग के तुरंत बाद कभी भी किसी की अगर डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो उसके पास कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित और पुरानी पेंशन की सुविधा दोनों का विकल्प होता है। तो हमने पूछा कि एक बात बताइए, अगर वो 1 दिन पहले मर जाए रिटायरमेंट से तो भी आप दे दोगे, और 1 दिन बाद वो रिटायरमेंट ले ले तो देने में क्या दिक्कत है? एक तो हमारी ये शर्त थी कि जब आप वो फैसिलिटी, कोई आदमी नौकरी में आया है उसके 4 ही 5 दिन बाद अगर मर गया तब भी आप देने के लिए तैयार हो, तो रिटायरमेंट 30-35 साल की नौकरी करने के बाद देने में क्या दिक्कत है? तो उस ऑप्शन को एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर उस ऑप्शन को एक्सटेंड कर देंगे तो हम आपसे ओपीएस नहीं मांगेंगे। तो बोले कि ये तो ओपीएस ही हो जाएगा। तो हमने कहा लेकिन आपकी एनपीएस स्क्रैप तो नहीं हुई ना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि हम एनपीएस को स्क्रैप नहीं कर सकते, तो हम कह रहे चलाते रहिए आप, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट आप हमें ये ऑप्शन दे दीजिए कि हम आपका हिस्सा आपको वापस कर दें, सरकार का हिस्सा सरकार को वापस कर दें, और आप हमें 50% लास्ट बेसिक का प्लस डियरनेस अलाउंस पेंशन के रूप में दे दो। तो बोले तो जिसकी नौकरी कम है, तो हमने कहा उस पर तो आपने पहले से ही एक मतलब जो है कैपिंग लगा रखी है 25 साल की। 25 साल की नौकरी में 50%, उससे कम है तो आनुपातिक रूप से उसी हिसाब से पेंशन कम हो जाएगी। तो ये तो पहले ही आपने लगा रखी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो वो पहले ही वो नोट कर चुके थे। तो उन्होंने इस बार कहा कि आप एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस पर आपका पहले से ही हमारे पास पूरा एजेंडा है, आपने क्या बताया है उस पर बात ना करें, क्योंकि बात करेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। फिर भी हमने उनसे ये कहा कि हम बस ये चाहते हैं कि आप अगर यूपीएस को कोई आपटी नहीं कर रहा है तो यूपीएस की तो बात ही ना की जाए, लेकिन एनपीएस में इस ऑप्शन को एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। मैं फिर से अपनी बात को रखता हूं, ये बात हमने फिर भी वहां पर रखी। चुलबुल पांडे जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, रेलवे के साथी है। तो ये हमारी कल की बातचीत थी, और इसमें कुछ और है, जैसे हमने डिजिटल अलाउंस की बात की है, हमने एडवांस में एकोमोडेशन की बात कही है, हमने हर 5 साल में डिजिटल डिवाइस प्रोवाइड कराने की बात कही है, और कुछ चीज़ें और है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को एलटीसी मिलता है। एलटीसी मतलब लीव ट्रेवल कंसेशन। होता क्या है कि 4 साल का एक ब्लॉक ईयर होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 4 साल का ब्लॉक ईयर है, तो मान लीजिए कि 2026, 27, 28, 29 ये 4 साल हो गए। इन 4 साल में हर एम्प्लॉय को एक बार होम टाउन मिलता है, यानी कि उसको अपने घर आने जाने का किराया मिलता है, और दूसरी बार उसको पूरा भारत भ्रमण करने के लिए उसे ऑल इंडिया एलटीसी कहते हैं, वो मिलता है। तो उसमें क्या है कि फिर कहीं आदमी कर्मचारी घूमने जाए तो पहले 21 दिन पहले टिकट कराए, 21 दिन पहले टिकट कराए, फिर प्रॉपर उनकी जो 3-4 कंपनियां हैं उनसे ही कराए, आईआरसीटीसी से कराए, अशोका से कराए, या एक और है मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, बामेर लॉरी शायद ऐसे करके कुछ नाम है, उससे कराए। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिर वो जाए तो उसका ट्रेन का कौन सी ट्रेन लेगा, इतने दिन पहले टिकट कराए, तमाम फॉर्मेलिटीज हैं। फिर जब वो बिल लगाता है तो कई महीने तक उसको बिल का पेमेंट नहीं हो पाता। तो हमने उसमें एक डिमांड रखी है कि एलटीसी शुड बी कन्वर्टेड इनटू एलटीए, लीव ट्रेवल अलाउंस, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। तो अगर उसमें हमने उसमें ये रखा है कि एक फैमिली को कि कुछ लोगों को एक यूनिट मान लिया जाए, और उसी हिसाब से हर साल फिर उसमें ये ना देखा जाए कि कौन आदमी कहाँ का है, स्टेशन उसका होम टाउन दिल्ली है या दिल्ली से बाहर है, हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को वो एलटीए के रूप में पैसा दे दिया जाना चाहिए, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देते हैं। उससे क्या होगा कि कर्मचारी कहीं भी जाना चाहता है तो 21 दिन पहले टिकट की समस्या खत्म हो जाएगी। वो चाहे तो अपनी कार से, अपने पर्सनल कन्वेंस से ट्रेवल कर सकता है। तो ये हमने डिमांड रखी है। उसमें कुछ चीज़ें और बनाई हुई है कि कैसे कैसे वो भुगतान सरकार करेगी, उन सारी चीज़ों को हमने रखा हुआ है। बड़े भाई भरत पटेल जी भी जुड़ गए, आपको भी नमस्कार मेरा। तो वो हमने एक डिमांड रखी हुई है
तो ये टीचर्स के लिए फिर हमारे हमारे उत्तर प्रदेश के साथी जो गए थे, उन्होंने पे कमीशन में भी, हालांकि पे कमीशन के परव्यू से ये बाहर की चीज़ थी, लेकिन अंकुर त्रिपाठी जी ने वहाँ पर ये बात रखी कि सर टीचर्स इस समय मतलब जो 20-20 साल 25-25 साल सेवाएं दे चुके हैं, अब उनसे ये कहा जा रहा है कि अनिवार्य रूप से टीटी पास करें। तो ये तो उनके साथ बीच में नियम कायदा कानून बदल दिया गया, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि नहीं नहीं हमारे परव्यू में नहीं है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर भी टीचर्स की समस्या तो है, समस्या के तौर पर नोट कर लीजिए। तो उन सारे मुद्दों को भी हम लोगों ने वहाँ पर रखा। तो ऐसे कुछ और मुद्दे थे जो स्पेशली हम लोगों ने शिक्षकों के लिए यहाँ पर रखा है। अब मैं बात करूँगा कि अभी पे कमीशन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और कब तक उम्मीद है, क्योंकि हर आदमी यही पूछता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। देखो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, पहले तो ये समझ लीजिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। हम सबकी अपने आकलन है, कोई कुछ सोचता है, कोई कैसे सोचता है, वो अलग मुद्दा है। देखिए मैं खुद एनपीएस एम्प्लॉई हूँ, मुझे 18 साल नौकरी में हो चुके हैं। मैं भी चाहता हूँ कि 2 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लूँ और घर जाऊँ, अपना काम धाम देखूँ। मैं भी उसे इस पॉल्यूशन में, दिल्ली के इस पॉल्यूशन में मैं रहना नहीं चाहता हूँ। तो जो ये समझ रहे हैं कि ओपीएस मुझे नहीं चाहिए, उससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। सबसे पहले ओपीएस मुझे ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ना ओपीएस की वैल्यू, और मुझे ये पता है कि ये मिलेगी कैसे, स्क्रैप करके मिलेगी या कैसे मिलेगी, ये भी मुझे पता है बेहतर तरीके से, क्योंकि रोज इसी पर रिसर्च करता हूँ, रोज स्टडी करता हूँ कि कुछ रोज नए नए तरीके ईजाद करने की कोशिश करते हैं। इस पर बहुत सारा काम किया है। तो ओपीएस तो मुझे खुद चाहिए। दूसरी बात कि अनिल कुमार सिंह जी नमस्कार, तो आप केंद्रीय विद्यालय से हैं अनिल कुमार जी, बड़ा अच्छा लगा कि आप जुड़े हैं इस पर हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हम 6 सितंबर को पे कमीशन पे पहले मैं बात कर लेता हूं कि पे कमीशन, पहले मैं कहूंगा कि पे कमीशन बहुत स्पीड में काम कर रहा है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 50-60 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और 60-65 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, जिनके मुद्दों को पे कमीशन सुन रहा है, उन पर काम कर रहा है। आप समझिए, लोग कहते हैं कि डिजिटल जमाना है, क्या ज़रूरत है मीटिंग करने का। बिना मीटिंग किए, ये केवल आपके समस्याओं के लिए नहीं है, इसमें पेंशनर्स की भी समस्याएं हैं, अलग अलग कैडर की अलग अलग समस्याएं हैं। तो भारत सरकार में लगभग 54-55 मिनिस्ट्रीज हैं। हर मिनिस्ट्री में 20-20, 30-30 डिपार्टमेंट हैं, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, और हर डिपार्टमेंट में कई कई कैटेगरी के नौकरी करने वाले लोग हैं। मतलब लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक के कर्मचारी हैं, जिनके अलग अलग पदनाम हैं, और हर पदनाम के साथ, यानी हर कैडर के साथ अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। उनको सुनना, उनको शार्ट आउट करना, उनके लिए समाधान निकालना, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत पेचीदा काम है। 8-10 टीम्स होंगी जो पे कमीशन के तहत जो अलग अलग कैडर को कैटर कर रही होंगी, उनको देख रही होंगी। तब जाकर के वो फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट फिर भारत सरकार के पास जाएगी, वहां एक और कमेटी होगी जो उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद फिर वो अपनी उस पर नोटिंग देगी कि इस चीज को हम स्वीकार कर रहे हैं, इस चीज को नहीं कर रहे हैं, इस चीज को दे रहे हैं, इस चीज को नहीं दे रहे हैं। ये एक लंबा लेंदी प्रोसेस है। तो हमने चूंकि उस चीज को नजदीक से देखा है, 2-3 बार हमारी खुद मुलाकात हुई है पे कमीशन के साथ, कुछ ऑफिसर्स के साथ भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उससे चीजों की जटिलता समझ में आती है। तो लेकिन जिस स्पीड में वो काम कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक मीटिंग्स का दौर ख़त्म हो जाएगा। सितंबर के लास्ट, यानी अगले महीने के अंत तक मीटिंग्स का दौर ख़त्म हो जाएगा। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक, मतलब 5 महीने हैं। मैं मान के चल रहा हूँ जी, कपिल सिंह जी नमस्कार, कानपुर देहात से। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इन 5 महीनों में पे कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और भारत सरकार के पास सबमिट हो जानी चाहिए। फिर अगर फरवरी तक ऐसा हो जाता है तो मार्च, अप्रैल को मैं बोल ही रहा हूँ कि 2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने में भारत सरकार उस पर अपनी मंजूरी दे सकती है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि अप्रैल 2027 से पे कमीशन के लाभ एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को मिलना शुरू हो जाएंगे। 1-8 महीना इधर उधर हो सकता है, और ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं, और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि पे कमीशन में जो काम करने वाले लोग हैं वो सब सारे सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर हैं। वो खुद चाहते हैं पे कमीशन जल्दी से जल्दी लागू हो। ऐसा नहीं कि केवल आप ही चाहते हैं, वो भी यही चाहते होंगे।
तो वो भी जल्दी से जल्दी काम ही करेंगे। उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, इस मामले में विरोध की जरूरत नहीं है। पे कमीशन को अच्छे से समझाने की जरूरत है, पॉइंट्स रखने की जरूरत है। हम कर रहे हैं, हमारे संगठन ने अपील भी की थी पूरे देश से, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मेमोरेंडम भी भेजे हैं। इसके लिए भी मैं सभी का धन्यवाद भी देता हूं। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, चल रहा है। हमें भरोसा है कि पे कमीशन इसको समय से निपटा लेगा। पिछला पे कमीशन 1.5 साल लेट था, लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद ये भी हमें मिलेगा, उसी हिसाब से लग रहा है। स्पीड वही नजर आ रही है। अब मैं बात करता हूं कि हमारी अगली रणनीति क्या है, उस पर बात कर रहा हूं। हम 6 सितंबर को, पहले हमने अगस्त में एक बड़ा प्लान किया था कि हम अगस्त महीने में यहाँ पर 14-15 अगस्त के आसपास हम एक बहुत बड़ा रैली करेंगे। लेकिन चूंकि पे कमीशन के काम में हम खुद ही उलझे हैं, तमाम सारे मतलब जो है मेमोरेंडम को बनाना, फिर टीचिंग कम्युनिटी के लिए अलग से बनाना, ये सारी चीज़ों में हम खुद ही उलझे थे। तो अब हम उससे फ्री हो गए, फारिग हो गए। हमने पे कमीशन पर जितना काम करना था कर लिया है, जितने मेमोरेंडम देने थे दे दिए हैं। घनश्याम जी नमस्कार। और पे कमीशन के साथ मुलाकातें भी हो चुकी हैं, 2 बार मुलाकातें हो गई, और इस बार तो जाते ही पहचान लिया मेंबर सेक्रेटरी साहब ने। उन्होंने बोला आपका तो हो चुका है पहले ही। फिर हमने बताया नहीं है, पिछली बार हम पूरे देश के लिए मेमोरेंडम लेकर के आए थे, उस पर डिस्कशन करने के लिए। इस बार हम केवल टीचिंग कम्युनिटी के लिए आए हैं। उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी वो सारी चीजें हो चुकी हैं। बड़े भाई शांति शरण मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, नमस्कार आपको। तो वो सारी चीजें डिस्कशन होने के बाद अब हम फ्री हुए हैं, तो अब हमारा ये नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि पुरानी पेंशन बहाली, सीटेट की अनिवार्यता की 2000 जो RTE 2009 एक्ट से पहले जो लोग सर्विस में थे उनके लिए सीटेट की अनिवार्यता की समाप्ति, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं 8वें पे कमीशन के माध्यम से जिनको सुलझाया जा सकता है, जो सरकार की नज़र में डाले जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम पूरा राष्ट्र स्तरीय एक देश भर के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं 6 सितंबर को दिल्ली में। ये कनाट प्लेस के पास पंचकुइया रोड है, वहां पर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का कार्यालय है, बड़ा सा प्रांगण है। हम उसमें इस बैठक को कर रहे हैं। अभी तक हमने टारगेट किया है कि देश भर से करीब करीब 250 कर्मचारी नेताओं को हम उसमें बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी हम सभी देश के कर्मचारी नेताओं से ये अपील करते हैं कि 6 सितंबर को आप दिल्ली में आइए, हम आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। और उसमें हम एक साझा रणनीति बना करके कि कैसे कर्मचारियों को मुद्दों को हम शार्ट आउट करा सके, रिजोल्यूशन उनका करा सके, उस पर हम लोग एक साझी रणनीति तैयार करें। और वहां से हम बिगुल फूकें कि अब अगर सरकार को हम एक अल्टीमेटम दे, एक टाइम दे सरकार को कि इतने दिन के अंदर इस समस्या का समाधान सरकार करे, हमें टेबल टॉक के लिए बुलाए, और नहीं तो फिर हम इस तारीख को फिर हम कुछ बड़ा करेंगे। हम जंतर मंतर पर करेंगे, संसद मार्च करेंगे, रामलीला में करेंगे, जो भी करना है सारे लोगों मिलजुल करके करेंगे। हम ये भी नहीं कह रहे कि वो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले करेंगे ना, ये भी नहीं कह रहे। आपको हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी आजादी की लड़ाई, तब जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में, उस भारत छोड़ो आंदोलन का कोई नेता नहीं था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था। इतिहास में तो हमने यही पढ़ा, पूरी तरीके से नेतृत्व विहीन आंदोलन था। और उसके 5 साल के अंदर अंदर हमको आजादी मिल गई। तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हर आंदोलन के लिए जरूरी नहीं कि नेतृत्व ही हो। हम ये कह रहे हैं कि अपना बैनर साइड में रख दो, अपना झंडा किनारे रख दो, या फिर सब लोग अपने अपने झंडे लेकर के आओ, लेकिन एक डेट पर आओ। वहां कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होगा, एक सुप्रीम लीडर नहीं होगा, वहां कोई एक सुप्रीम बैनर नहीं होगा। और फिर अपने हक के लिए आवाज उठाओ। हम इस बात पर चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए 6 सितंबर को देश भर के सभी नेताओं से अपील करते हैं कि आप 6 सितंबर को दिल्ली आइए, क्योंकि ये संभव नहीं है हम सभी को लेटर भेज पाए। जितने लोगों से संपर्क हो पा रहा है हम उनको आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, और जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने अपने स्टेट्स में कम्युनिकेट करें, और सारे लोग मिल करके एक बार सभी संगठन के बैनर, ये सब जितनी भी हर्डल्स हैं इनको हटा करके एकजुट होकर के दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करें, ताकि हम सफलता हासिल कर सकें। नहीं तो ये रोज रोज लड़ाई, फिर कोई आंदोलन के रास्ते कोई राज्यसभा ढूंढने लगेगा, कोई लोकसभा ढूंढने लगेगा, कोई MLC ढूंढने लग जाएगा, कोई MLA ढूंढने लग जाएगा। ये सब जब बटेंगे ना, तो फिर बटोगे तो फिर आप जान ही रहे हो फिर क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि
आकर के सब लोग मिल करके करते हैं। 6 सितंबर अभी दूर है, 1 महीना है पूरा। आप कहीं से भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर आप लीडर हैं तो आ सकते हैं, तो आप आइए। और जो लीडर नहीं भी हैं, हम तो पर्सनल्स को भी बुला रहे हैं, जो भी आना चाहें वो आए इस सम्मेलन में और अपनी बात को रखें। सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा तो हम कुछ बड़ा कर पाएंगे और पूरे देश के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए वास्तव में सच्चे मन से कोई काम कर पाएंगे। नहीं तो पिछले 10-12 साल हो चुके इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, और एनपीएस से हम पहुंचे तो यूपीएस पे पहुंचे, और यूपीएस भी मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर के महीने में ही 2023 में कमेटी बनी थी 6 अप्रैल को, और 1.5 साल की स्टडी के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी नवंबर 2025 में, मेरे ख्याल से नवंबर 2024 में, और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर दी गई थी। तब से आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 निकल चुका है और पूरा 26 निकलने की कगार पर है। तो ऐसे ही धीरे 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 चीजें होती रहेंगी। फिर आप कहोगे कि सारे नेता खराब हैं और ये बस अपने उल्लू साधने के लिए लगे हुए हैं। एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं, हम किसी यूनियन के नेता नहीं हैं। बहुत सारे लोग मेरी वाल पे लिखते हैं किसने इनको कर्मचारी नेता बना दिया, तो दादा सुन लो, किसी ने बनाया नहीं है। जब लोगों ने हमारे मुद्दों पर, क्योंकि हम तो एक सिंपल से कर्मचारी थे, सिंपल से कर्मचारी, और हम रोज रोज अपने डिपार्टमेंट की एसोसिएशन के लीडर्स से कहते थे कि हमारा मुद्दा, पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसके लिए आवाज उठाइए डिपार्टमेंट में। और हमें कई साल बीत गए ये कहते हुए, जब लोग नहीं खड़े हुए तो हमने अपनी लड़ाई लड़ना खुद शुरू किया, लड़ते गए, चलते गए। फिर धीरे धीरे हमने संगठन बनाया, खुद बनाया, तो किसी ने बनाया नहीं है। तो ये जो अनाप शनाप जो लोग लिखते रहते हैं, तो उनकी मैं तो सोचता हूँ कम से कम अपनी समझ तो ठीक कर लो खराब अनाप शनाप लिखने से पहले। तो हमने खुद को गलाया है, खुद को जलाया है, खुद को तपाया है, तब हमने जाकर के पूरे देश में एक संगठन खड़ा किया है। और संगठन इसलिए नहीं खड़ा किया है कि आपकी केवल आलोचनाओं के लिए, संगठन इसलिए खड़ा किया है क्योंकि हमारे भाइयों की जरूरत थी, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा था। हम तो आज कह रहे हैं, हम तो कल भी जेसीएम के लीडर से सेक्रेटरी साहब से मिलकर के आए हैं। परसों कल हमने उनके साथ मुलाकात की, बैठक की। हमने अपने मुद्दों पर उनसे कहा कि ये जेसीएम की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कर्मचारी जिसने यूपीएस को ऑप्ट कर लिया और वो रिटायर हो गया, फिर उसे ना तो एनपीएस से पेंशन मिल रही है, ना उसे यूपीएस से पेंशन मिल रही है, ये मुद्दा उठाने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आप भारत सरकार के साथ वार्ता के क्रम में हैं। आप वो प्लेटफॉर्म है जिससे सरकार बिना आंदोलन के बात करती है। हम लोगों से तो आंदोलन करने के बाद भी बात नहीं करती है सरकार। लेकिन जेसीएम को भारत सरकार ने बनाया ही इसीलिए है कि अगर कोई मुद्दा है तो उसके साथ वो कम्युनिकेट करे, वार्ता करे, और किसी मुद्दे पर अगर नहीं बनती है तो जेसीएम को ये पावर है कि वो आर्बिट्रेशन में जा सकता है। जेसीएम के ऊपर भी एक बॉडी होती है जिसको जेसीए कहते हैं, तो वो आर्बिट्रेशन में जाने का भी एक होता है। उस आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस उनके मुद्दों के साथ बातचीत करता है जेसीएम के साथ, वो वहां से सॉर्ट आउट होती हैं। मतलब जेसीएम एक बहुत मजबूत बॉडी है, उसको वो कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा बॉडी नहीं है। 1961 से बना हुआ चार्टर है, बहुत मजबूत है, संवैधानिक समझ लीजिए इसको। तो हमारे वो नेता हैं एक तरीके से, भले ही हमारी उनके साथ ट्यूनिंग बनती हो या ना बनती हो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो देश के चुने हुए, डिपार्टमेंट से चुने हुए, ऊपर तक एक सिस्टम से फिल्टर होकर के जाते हैं, और भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी उनकी अध्यक्षता करते हैं उनके प्लेटफॉर्म की। तो हम तो आंदोलन करेंगे तब सरकार सुनेगी, एक बार नहीं 20 बार करेंगे तब जाकर के कहीं सुनती है। लेकिन अगर वो केवल पत्र लिखते हैं तो भी सरकार उनसे मिलती है, बात करती है। तो हमारा ये धर्म था, हमने उनके साथ कल मुलाकात की और उनके साथ इस प्रॉब्लम को रखा कि हमने कहा कि जब सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो आप ही बताइए कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन क्यों नहीं है? क्या कोई आदमी 15 साल तक बिना पैसे के कैसे सरवाइव करेगा? जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आदरणीय मिश्रा जी ने खुद कहा कि पटेल जी ये समस्या कुछ सालों के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमने कहा तब तक तो कितने लोग मर जाएंगे, तब तक तो भरोसा नहीं, पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे,
कुछ साल में शार्ट आउट हो ना हो, उससे पहले शार्ट आउट हो, हम इसलिए आए हैं। हम चाहते हैं कि इस बात को आप रखें, और अगर आप ना खुद रखें तो आप हमें ले चलें। हम कहेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी है, शायद ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, तो वो तकलीफ आपसे उन तक पहुंचती नहीं है, तो हम रखते हैं जाकर के बात। भाई हम तो आपको मान ही रहे कि आप हमारे जेसीएम के नेता हैं, तो आप हमारे भी नेता हैं। मानने या ना मानने का तो कोई मतलब ही नहीं, माने या ना माने नेता तो आप हैं ही है। हम चाहे माने प्रधानमंत्री जी को अपना प्रधानमंत्री या ना माने, प्रधानमंत्री जी तो हमारे हैं ही हैं। उसमें ना मानने से ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, भले हम किसी पार्टी को पसंद करते हो। तो ये एक बिल्कुल वैसी ही बात है। तो हमने ये बात वहां पर रखी है, और उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि बहुत जल्दी वो इस मुद्दे पर कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पहले पेंशन की शुरुआत हो, उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, और फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ करेंगे या फिर जो पेंशन सेक्रेटरी है उनके साथ बातचीत करेंगे। अब देखते हैं कि वो कितनी जल्दी करते हैं, वो जल्दी करते हैं या हम दबाव बना करके हम जल्दी करते हैं। लेकिन बात करना जरूरी है, वो चाहे आंदोलन के माध्यम से हो बात, और चाहे लेटर के माध्यम से हो, लेकिन बात होनी जरूरी है। इस समस्या का समाधान होना जरूरी है। आज मैं इन्हीं सब बातों के लिए आपके बीच में आया था, और अब मैं केवल आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो भानु प्रताप जी, जो आप कह रहे हैं, कह देना बहुत आसान होता है, कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है। समझना जितनी आपकी उम्र होगी उससे ज़्यादा उन लोगों का तजुर्बा होगा। हम भी पहले ऐसे ही सोचते थे कि ये कुछ नहीं करते, लेकिन जब नज़दीक में आए, जब जेसीएम के साथ एक दो मीटिंग की, तब पता चला नहीं, मेहनत करते हैं लोग। हर कोई आदमी कितना अच्छा, हमारे मोदी जी चाहे कितना अच्छा काम कर लें, फिर भी लोग आलोचना करेंगे जिनको आलोचना करनी है। राहुल गांधी कितने अच्छे हो जाएं, कुछ लोग राहुल गांधी को भी खराब ही कहेंगे, कुछ लोग बढ़िया भी कहेंगे। ये सबके साथ है, तो हम इसमें खैर पढ़ते ही नहीं, हम तो इसमें जाते ही नहीं। हमारा काम है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर में काम करना। कोई, हाँ सर, मेरा भी जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन बता दीजिए भैया। कितना फिटमेंट, संदीप यादव जी पूछ रहे कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा। मैंने पहले कहा मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे मुझे लोग लिख करके भेजते हैं, सचिवालय के लोग भी बोलते हैं मुझे व्हाट्सएप करते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि 1.86 या 1.9 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर नहीं जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं मुझसे। मैं उन्हें बोलता हूं कि 2.1 से नीचे नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। उसकी मैं वजह बता देता हूं आपको। ऐसे समझिए कि जब तक पे कमीशन लागू होगा तब तक, यानी 2026 का इंक्रीमेंट, 2027 का इंक्रीमेंट कम से कम, और हो सकता है 2028 का या 2027 का जो जुलाई वाला लोगों का इंक्रीमेंट है वो, क्योंकि इंक्रीमेंट 2 बार मिलता है, मतलब अलग अलग डेट के हिसाब से लोग या तो जनवरी में लेते हैं या फिर जुलाई में लेते हैं, जिसकी जैसी सहूलियत है। तो उस समय तक कम से कम 2 इंक्रीमेंट लग चुके होंगे, और डियरनेस अलाउंस तकरीबन 65% से ऊपर होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 65% डियरनेस अलाउंस होने का मतलब है कि 1.65, और 2 इंक्रीमेंट का मतलब है कम से कम 7%। तो अगर आप उसको भी देखोगे तो 65 में और 7 जोड़ दीजिए तो करीब करीब 72 के आसपास बनता है, यानी 1.72 बनता है। तो सरकार कितना भी कम दे, 0.2 तो देगी ना, 0.25 तो देगी, इससे कम क्या देगी? यूपी में चुनाव है अभी, तो वो कितना भी कम दे तो 2.1 तो वैसे ही जाता है। तो ये मतलब मिनिमम जो लोग बोलते हैं 1.86, 1.9, मैं उस बात को नहीं मानता। और दूसरी बात, जब आप मिनिमम जो हमारी जो फैमिली यूनिट है उनको अगर 3 से बढ़ा करके 5 करते हैं, तो सीधे सीधे जो 18,000 की सैलरी थी, यानी 7वें पे कमीशन में, वो 18,000 की ना रह करके 30,000 बन जाती है। तो आप ऐसे देख लीजिए कि 30,000 कितना प्रतिशत बढ़ गया 18,000 से। तो उससे भी आपको लगेगा कि 2.1 के आसपास पहुंच जाती है। तो 2.1, और मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर 2.1 मिलता है मिनिमम से मिनिमम, तो भी वो 2.57 पिछली बार वाले के 2.57 से ज्यादा अच्छा होगा। ये बात मैं कह रहा हूं। हमारी डिमांड 3.83 की है। फिर मैं कहूंगा कि मेरे मुंह से ना तो मैं इतना ज्यादा बोल भी नहीं पाता हूं, और खाली चिल्लाने से तो क्या ही होता है, तो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा जो भी हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर 2.64 मिलता है तो एक वैलिड और रीजनेबल फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, सबके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कोई भी सरकार, मुझे नहीं लगता कि जिसने क्या नाम है, जेसीएम ने पिछली बार भी 3 पॉइंट समथिंग ही मांगा था पिछली बार भी, खैर उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर मिनिमम से मिनिमम 2.1 भी रहा
तो भी कम से कम आपको 45% से ज्यादा का ग्रोथ मिलेगा। ये बात मैं कह रहा हूं, ये तो तय है, इतना तो तय है। इसके ऊपर जितना कर्मचारी संगठन, क्योंकि कम से कम 50 मीटिंग्स कर रहे हैं वो लोग, और एक दिन में कम से कम 20 संगठनों से मिलते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 दिन गुणा 20, यानी लगभग 1000 संगठनों के साथ पे कमीशन मिल रहा है। 1000 संगठन सब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर ऑलमोस्ट दे रहे होंगे, तो आप समझ लीजिए कि 1000 फिटमेंट फैक्टर उनके पास होंगे। हो सकता है 100-200 लोगों के 3.83 हो, किसी का 4.25 होगा, किसी का कुछ कम होगा, किसी का और ज्यादा होगा, लेकिन 1000 लोगों से फिटमेंट फैक्टर वो लोग सुनेंगे, फिर वो फिटमेंट फैक्टर वो अपना ही बनाएंगे। वो ना हमारा होगा ना किसी और का होगा, लेकिन हाँ, जो जस्टिफाइड जो डिमांड्स होंगी उनको ध्यान में रखा जाएगा। तो हम 5 फैमिली यूनिट्स पर फोकस है कि जो भी सैलरी स्ट्रक्चर बने 5 फैमिली यूनिट्स को ध्यान में रख करके बने। जी, आपके हिसाब से संदीप जी तो मैं बता दिया, और किसी साथी का कोई सवाल हो तो मैं ले लेता हूं। लगभग कितना सैलरी, मैंने बताया कि भैया 45% तो मिनिमम बढ़ेगी, मैं मान के चलता हूं। ग्रॉस पे बता रहा हूं, बेसिक पे नहीं, टोटल ग्रॉस पे। दिल्ली के कर्मचारी को मैं फिर से कहूंगा कि आपके पुराने आंकड़े क्या थे, 2.64 था भानुपत्रे जी। हमने जो फिर लिखा था 2.64, लेकिन कभी दिया ही नहीं सरकार को, क्योंकि सरकार को जब जेसीएम ने पहले ही दे दिया 3.83, तो मैंने 3.83 का दे दिया। फिर मेरा मतलब ही नहीं ना 2.1 का ना 2.64 का। सर नर्सिंग कैडर के लिए देखिए, नर्सिंग कैडर के लिए जो ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसकी मुलाकात होगी कभी, नर्सेज के मुद्दे वो रखेंगे, स्पेशली उनसे बातचीत चल रही है हमारी। नर्सेज के जो उनका मेमोरेंडम बनना था उसमें मैं गया था, उसमें उनको सपोर्ट भी किया था। अगर आप लोग 4-5 महीने पहले जाएंगे, 3 महीने पहले, तो देख सकते हैं मैं टीएनआई के दफ्तर गया था, उनको सपोर्ट भी किया मेमोरेंडम बनाने में, उनके मुद्दों को उसमें रखा हुआ है। पैरामिलिट्री के लिए क्या बोले सर, देखो पैरामिलिट्री और हमारे लिए वो एक बार बार हम उसी बात को बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन, उसको बार बार बोलते हैं, और कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी, ये हर बार बोलते हैं। बड़े भाई शैलेश जी भी, डॉक्टर साहब शैलेश जी भी दिखे, आपको भी नमस्कार। अगर ग्रॉस 70 है तो कितना, ग्रॉस 70 है, 40% बढ़ा लो, 28,000 और बढ़ा लो इसका, मोटा मोटा, मतलब मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूं। एचआरए, हाँ भट्ट जी, हरित भट्ट जी पूछ रहे हैं एचआरए। देखो भैया, हमने ये कहा है कि एचआरए के केस में 3 कैटेगरी, बिल्कुल नाइंसाफी वाली बात है, 3 कैटेगरी सिटीज की होनी नहीं चाहिए, केवल 2 कैटेगरीज हों, और अगर 3 होती हैं तो तीनों में बहुत ज्यादा अंतर की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने जो रखा है सबसे छोटे शहर के लिए, उसमें रखा है 12%, फिर 24% और फिर 36%। मेगा सिटीज के लिए 36%, इससे कम एचआरए ना रहे, ये हमारी डिमांड है उसमें। विश्व विजय विद्रोही जी, क्या ओपीएस मिल पाएगी? देखो भैया, ओपीएस तो मिलके रहेगी, लेकिन ओपीएस के नाम से मिले ऐसा संभावना बहुत कम है। एनपीएस हो या यूपीएस हो, उसमें वो सारे प्रावधान हो जाएंगे जो ओपीएस के प्रावधान थे। मैं मान के चलता हूं 90 से 100% के बीच में हो जाएंगे। 2-4% की एनोमली रह सकती है, वो कोई बड़ा केस नहीं रहेगा। कौन सा सुधार आएगा? वॉलंटरी रिटायरमेंट में के दिन से पेंशन। हाँ आशुतोष ओझा जी, मुझे आपका स्टेटमेंट मिल गया है। आप जो बात कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स भी समझते हैं, पढ़े लिखे लर्नेड इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यापक, देखिए यूपी की बात अंकुर त्रिपाठी विमुख जी और अमित पांडे जी ने रखी है परसों पे कमीशन के मतलब जो है सामने डिस्कशन में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट विवेक सिंह जी का क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमने 4 कैटेगरी दी हैं। अभी तक क्या था? 1800 प्लस डीए, 3600 प्लस डीए, 5400 प्लस डीए, 7200 प्लस डीए, ये कैटेगरी चलती थी। हमने जो इसमें रखा है वो ये कहा है कि मिनिमम 9,000 रुपीज एक कर्मचारी को अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर खर्च करने पड़ते हैं, मिनिमम 9,000 रुपए। तो हम 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस की बात करते हैं। मिनिमम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एक कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, जो कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के बीच में आता है। लेवल 6 से लेकर के जो लेवल 8-9 तक जाता है, वहां पर हमने डिमांड की है 12,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। फिर उसके बाद
15,000 प्लस डियरनेस अलाउंस, फिर उसके बाद 18,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। इस तरह से हमने कैटेगराइजेशन किया है। यानी मिनिमम जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जो सबसे कम लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए 9,000 प्लस डीए, जितना डीए मतलब टीए पर डीए भी मिलने के लिए ये हमने प्रस्ताव रखा है जी। ओपीएस यूपीएस 20 साल में फुल पेंशन, ये थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट पर पेंशन मिल जाए, पहले वो लड़ाई है, और उसके बाद 20 साल वाला। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, कहीं 25 साल में ही है, कहीं 28 साल में है, कहीं 33 साल में है 50%, तो वो एक थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। 8 सीपीसी कब लागू? अप्रैल 27 के आसपास मुझे लगता है, अनाउंस नहीं कर रहा हूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के आसपास लागू हो जाएगा। और कोई सवाल हो तो मैं ले लूं। ग्रेच्युटी और लीव इनकेशमेंट, ईएल के लिए मैंने 300 इनकेशमेंट बढ़ा करके 400 की जाए, और उसमें मैंने ये कहा है कि टीचर्स को भी 30 ईएल हर साल मिलनी चाहिए, और जो 10 ईएल इनकेशमेंट करा सकते थे जब हम एलटीसी लेते थे, 10 ईएल का इनकेशमेंट बढ़ा करके उसको 30 ईएल किया जाए एक बार में। ये हमारी डिमांड है उसमें जी। अनिल जी, एनसीआर का एचआरए एक रेट 30% हो, बिल्कुल ये बात मैंने रखी है अनिल जी, कि दिल्ली पूरे एनसीआर 250 किलोमीटर तक, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है कहीं, तो ये पहले से ही रखी हुई डिमांड है। टीए के अनुरूप रनिंग माइलेज रनिंग स्टाफ में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, हर जगह नहीं, वो कॉमन नहीं है, वो स्पेसिफिक ग्रेड, स्पेसिफिक कैडर, स्पेसिफिक मुद्दा है। मिनिमम कितना वेतन होगा, ये बड़ा जटिल सवाल है। मैंने एक इसमें बड़ा पहले, जब मैं 30 अप्रैल को पे कमीशन के सामने था, तब मैंने एक बात रखी थी कि पे कमीशन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो छोटे कर्मचारी हैं, लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारी हैं, उनके साथ ज़्यादा बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए जब भी फिटमेंट फैक्टर बनाया जाए तो भले ही उस फिटमेंट फैक्टर को ऐसा किया जाए कि अलग अलग बैंड का अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बनाया जाए, और सबसे जो छोटा बैंड है लेवल 1 से लेकर के 5 तक, उस बैंड को सबसे बड़ा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। सपोज दैट हमने ये कहा कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा 3.83, फिर लेवल 6 से लेकर के लेवल 8 तक के कर्मचारियों को लागू किया जाएगा 3.68, फिर उसके ऊपर उससे थोड़ा कम उसके, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि ऐसा हमेशा होता आया है कि सबसे बड़े कर्मचारी को सबसे ज्यादा लाभ, और उसमें छोटा पिसता ही जा रहा है। उसके पास हालत यह है कि आज दिल्ली में मतलब जो 10 साल की नौकरी करने के बाद जो 18,000 रुपए की सैलरी पे नौकरी शुरू किया था, वो 10 साल की नौकरी के बाद 36,000 सैलरी मिलती है उसको। सोचिए जरा, ये बात हमने कल भी रखी, परसों हमने रखी कि हमने तो जब टीए डीए का जब इंक्रीमेंट और डियरनेस अलाउंस की जब पीपीटी खोली, तो हमने उनको बताया कि सर देखिए, जो 18,000 10 साल पहले जिसने 18,000 पे नौकरी शुरू की थी, वो आज 36,000 रुपए ग्रॉस सैलरी ले रहा है। अब आप बताइए, 10 साल में दोगुनी भी नहीं पहुंच पाया। हमारा जो मॉडल है वो 7 साल में दोगुनी से ज्यादा पहुंचने का मॉडल है। अजय कुमार यादव जी नैनीताल से, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। यूटीजीआईएस का अमाउंट 1 करोड़। देखिए, ये मैंने एक तो इसमें 2 चीजें हैं। एक जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है जीआईएस, या जिसे हम यूटीजीआईएस कहते हैं, उसमें 30 रुपए कटते हैं जिस एम्प्लॉय के, उसके साथ कुछ हादसा हो जाए तो 30,000 मिलता है, 60 रुपए कटते हैं तो 60,000, और 120 रुपए जिसके कटते हैं उसको 1,20,000। तो उसमें तो बहुत दिन से हम इस लड़ाई को मतलब जो है लड़ रहे हैं, और मुझे काफी समय हो गया इस पर सरकार को ये प्रस्ताव देते हुए कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का बीमा हर कर्मचारी का होना ही चाहिए। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरीके से हमने क्लास बनाए हैं। और उसमें ये कहा है कि आप चाहो तो 30 रुपए को बढ़ा के 300 कर दो, 60 रुपए को बढ़ा के 600 कर दो, 120 रुपए को बढ़ा करके 1200 रुपए कर दो, और उसी के प्रोपोर्शन में सरकार भी उतना ही कंट्रीब्यूट करे। क्योंकि आप कह रहे हो ना कि कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, तो अगर 300 रुपए हमारा कर्मचारी डालता है तो 300 रुपए आप भी डालो, तो वो 600 रुपए इकट्ठा होगा, 600 वाले के साथ 1200 रुपए इकट्ठा होगा, और उन सबको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरह से बीमा उसको दिया जाना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई हादसा नहीं होता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो सरकार अपना हिस्सा ले ले और कर्मचारी वाला हिस्सा कर्मचारी को दे दे, खत्म बात। हम आपका पैसा मांग ही नहीं रहे, हमें एक बड़ा इंश्योरेंस स्कीम मिल जाएगी, ये हमारी डिमांड है। और उसमें जो एक बैंकिंग सुविधा है, बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं कि अगर आपका खाता किसी भी नेशनल
जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग्स है उसमें खुला है, जैसे जो हमारी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनमें अगर खुला है तो आप वहां जाकर के जो एक स्कीम है जिसे कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज कहते हैं, उस कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज में हर कर्मचारी के लिए ये सुविधा है कि 1.5 से 2 करोड़ का बीमा है, सारे ट्रांजैक्शंस फ्री हैं और पूरा उसका जो डिजिटल है, जो ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग है वो सब फ्री है और भी तमाम तरह के उस पर बेनिफिट्स हैं। तो वो आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं। और हाँ, इसके लिए किसी को पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। यूपी में तो खैर अपना जैसा चला रहे हैं लोग चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं भी 100 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। जो अनहोनी के केस में जो बीमा है वो 1.5 करोड़ का और हवाई दुर्घटना में बीमा 2 करोड़ का सरकारी बैंकों ने ऑलरेडी आपको दे रखा है, बशर्ते आपको वो फॉर्म भरना है। उसका कोई चार्ज नहीं है, केवल बैंक को जाकर के बताना है कि मुझे कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज का लाभ दीजिए, बस उस पर वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कोई इसके लिए कोई मतलब जो नेटवर्किंग वाला प्लान नहीं करना है कि हर महीने 100 रुपए जमा करेंगे, कोई मर जाएगा तो उसको 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। ये सब फ्रॉड केस है, इनसे बचिए। मैं अपने खास करके दिल्ली के कर्मचारियों से कहूंगा, शिक्षकों से कहूंगा, इन चीजों से दूर रहिए। चिट फंड के किसी भी तरह के घोटाले से आप अपने आप को अलग रखिए। हम इसीलिए कभी सदस्यता शुल्क नहीं लेते हैं। अगर आपको याद हो, हम पिछले 12 साल से एक्टिविज्म कर रहे हैं, 12 साल से संगठन चला रहे हैं, लेकिन हमने आज तक सदस्यता के नाम पर 5 पैसे नहीं लिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में सुशांत बेहर जी का क्वेश्चन है। देखिए उसमें अभी तक क्या है कि मेरे ख्याल से पहले था 2260 रुपए या ऐसे करके, अभी पहले मतलब जो है 54,000 या 57,000 रुपए मिलता था एक बच्चे पर, और 2 बच्चे पर उसका दुगना। अभी हमने जो डिमांड की है वो 7,000 रुपए महीना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की दर से हमने डिमांड की है, और अप टू +4 मतलब 12वीं के बाद 4 साल और। एनईपी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने कहा है कि अभी तक तो जो सिस्टम था 10+2+3 का जो था सिस्टम, वो अब चेंज होकर के 5, 3, 3, 4+4, क्योंकि 4 साल की भी डिग्री इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो हमने उसमें ये कहा है कि 12वीं के बाद 4 साल तक, और चाहे वो पीजी का कोर्स हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का कोर्स हो, चाहे वो डिप्लोमा का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, अगले 4 साल तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाना चाहिए। तो वो 7,000 रुपए पर महीने के हिसाब से हमने डिमांड की है जी, 2 बच्चों के लिए, मतलब 14,000 रुपए महीना। उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। यूपीएस में बीआरएस वाला मामला वो पहले मैं बात कर चुका हूँ। पीएसयू बैंक्स जी, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं जी। प्रवीण भादे जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। जब भी आएगा पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत वाला आएगा। विच आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस, आपका क्या है क्वेश्चन? चलिए मेरी तरफ से इतने था। अगर कोई क्वेश्चन हो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला प्लान स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे बैंक्स। अच्छा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान तो आप लोग मिलकर के दबाव बना करके अपनी सरकार से कह सकते हैं। मेरे ख्याल से यूपी में तो देना शुरू कर दिया है, लेकिन सेंट्रल और यूनियन टेरिटरीज में तो है ये। वो बैंक्स के साथ भारत सरकार का टाई अप है, वो बीमा देते हैं बैंक। अब्दुल हमीद डार जी, 6 सितंबर को आइए और बताइए कि ओपीएस का लड़ाई कैसे लड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार अनुकंपा का डिसीजन नहीं ले रही है, पंकज वानखेड़े साहब। स्टेट टू स्टेट बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। हार्ड वर्क रिस्क अलाउंस, रेलवे स्पेसिफिक, कैडर स्पेसिफिक हो गया। यूपी के बेसिक प्राइमरी स्कूल में 11 वर्षों से कोई प्रमोशन का इशू है और उसके लिए बात रखी गई है। अब देखते हैं कि क्या होता है। और जगहों से भी हम इन बातों को रखवाएंगे। अभी चंडीगढ़ में जब हमारी संस्था मिलेगी तो वहाँ से भी इन बातों को रखेंगे। कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे जो है रिजॉल्व हो जाए। तो सबसे बड़ी समस्या जिससे हम खुद जूझ रहे हैं, जिसको लोग इतनी मतलब बेचैनी के साथ बताते हैं कि जैसे केवल उन्हीं को, हमें उससे ज़्यादा ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं, 18 साल हो गया हमें गवर्नमेंट सिस्टम में, हम भी चाहते हैं कि 2 साल के बाद हम भी टाटा बाय बाय करें, बहुत हो गया। तो हम भी चाहते हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन मिल जाए, ओपीएस मिल जाए।
ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले ओपीएस लेकर के भाग गए, अपना चुनाव लड़ने लगे। रोज बढ़िया सदस्यता शुल्क चल रहा है उनका, और आप कह रहे हैं ये हो जाए वो हो जाए। दिल्ली आइए 6 सितंबर को, जितने लोग आ सकते हैं अपने अपने सुझाव रखिए, लड़ते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, आप सारे साथियों ने बहुत समय दिया, बहुत ध्यान से सुना, शेयर भी किया। मैं देख रहा हूँ अभी भी 150 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम सब लोग मिलकर के भारत को बेहतर बनाएं, काम भी बढ़िया करें, टीचिंग वाले टीचिंग भी बढ़िया करें, बाकी दूसरे जो लोग जिस ड्यूटी में लगे हैं उस ड्यूटी में भी अच्छा काम करें। पूरे हमारे अपने देश को स्वर्ग सा सुंदर सा बनाने की कोशिश में रहें, और अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक रहें, उसके लिए भी लड़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।